Anybody can share yesterday's deliberations in a summary. जो भी आता है आप बता सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने ज़हन को कनेक्ट करें कल के साथ, रिवाइज करें थोड़ा सा ज़हन में सर, आज। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, मैं उसको फिर ग्रूम कर दूंगा जो भी आप बात शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम साकिब हुसैन साहब। सर सर कल चूंकि बहुत ही इंट्रोडक्टरी सा लेवल था, रूडिमेंट्री लेवल पे ही बात हुई थी। और आपने चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद भी नहीं थे, तो आज के ऊपर छोड़ा कि यहाँ से हम फॉर्मली शुरू करेंगे। लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से बैकग्राउंड आपने हमें बताया कि रिसर्च मैथडोलॉजी कैसे शुरू हुई। नॉलेज जो है वो मिथ से शुरू हुआ, मैथोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई, देन फिर मैथोलॉजी से चीज़ें रिलीजन की तरफ कैसे गई। तो उसमें फिर आपने लॉजिक के ऊपर भी बात की थी, आपने रीजन के ऊपर भी बात की थी, फिर आपने रैशनैलिटी के बारे में बताया था, और फिर साइंस के बारे में आपने बताया था कि ये कोई सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है और ये एक मेथड है जिसको यूज करके आप किसी भी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे पास अभी भी, जैसे सोशल साइंसेज में भी हम इनको साइंसेज कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ तक ही सर मेन बात हुई थी, फिर आपने कहा था कि मैं फॉर्मली आज के दिन से शुरू करूंगा। वेल डन साकिब साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही आवाज आप। ठीक है साकिब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समराइज किया कि जो हमारा नॉलेज है वो नॉलेज जब शुरू हुआ, हमारा इंटरेक्शन हुआ इस यूनिवर्स के साथ, इस प्लेनेट के साथ। जाहिर हमने यही आंख खोली थी इस प्लेनेट में, तो हमने जब से समझने की कोशिश की, तो जो हमने मेंटल मॉडल्स बनाए या जो वर्ल्ड व्यू बनाया, उसको मिथ कहते हैं। तो मिथ जो है, उसी से फिर आगे जो है बिलीफ सिस्टम डेवलप हुए, और बिलीफ सिस्टम जब ज़्यादा डॉगमेटिक हुए तो वो एक तो मज़ाहिब की सूरत भी इख्तियार करते चले गए। और हमने उन उन बिलीफ्स के साथ इस दुनिया को समझा। और बिलीफ सिस्टम में एक जो उसकी करेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि उसमें क्वेश्चन नहीं था, स्केप्टिसिज्म नहीं था। बिलीव का मतलब ही बिलीव होता है कि आप जो भी इस रियलिटी, इस कायनात को देख रहे हैं, इस अपनी लाइफ को देख रहे हैं, लोगों को, सोसाइटी को, तो जो आपके बिलीव्स हैं आप उसके नज़र से ही देखेंगे। तो ये काफ़ी अर्सा ये दौर रहा, अब भी है, चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए इसकी रेलिवेंस है कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है हमने। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही इसका जवाब देता है, इसलिए फिर रेलिवेंसी रहती है हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई वो, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा साइंटिफिक नॉलेज जो है वो भी डेवलप हो रहा था, लेकिन बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग थे कि वो ओवरकम हो चुका था। और तकरीबन 1500 ईयर्स, जो मॉडर्न नॉलेज हमारा शुरू होता है 2500 ईयर्स से, ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी। तो तकरीबन इससे 2000 साल तो लगे हैं कि ये अपने आप को उस बिलीफ सिस्टम से निकाल कर इस कायनात को और इस लाइफ को वो एक रीजन, एक लॉजिक और उसके साथ देखने की कोशिश करे इंसान। तो जब उसने देखने की कोशिश की, तो उस कोशिश में मेथड्स डेवलप किए। तो जब मेथड, ऐसे मेथड जो बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग थे, और उन मेथड्स के साथ जब हमने इंफॉर्मेशन गैदर की और उसके कंक्लूजन निकाले, तो वो साइंटिफिक मेथड कहलाए। और उसके नतीजे में फिर साइंटिफिक नॉलेज जो था वो हर डोमेन में फलने फूलने लगा। और आज हम जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये वही साइंटिफिक रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसके साथ हम अब जिंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से, नॉलेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से और इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफाइन करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बाकायदा अपना आगाज़ करते हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, ब्रॉड था, और उसको मैंने आज के साथ जोड़ा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कोई भी चीज़ जो है वो एक छोटा सा पीस नहीं होता, वो एक पूरे होल का हिस्सा होता है। और हमें देखने की आदत इसी तरह से डालनी चाहिए चीज़ों को,
होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ हमारा होना चाहिए। तो चलते हैं आज डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने ये आपके लिए छोटे छोटे नोट्स डेवलप किए हैं, ये मैं आपको फाइल्स दे दूंगा। इसमें दो फाइल्स होंगी, एक वो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो सामने आपके है, जो आज हमने देखना है हमारा कंटेंट है। दूसरा हमारा, मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा। आपने वर्कशीट जो होगी वर्ड फाइल में होगी या और पीडीएफ में भी हो सकता, आप कहेंगे तो दे दूंगा। तो आपने उसको सॉल्व करना है, आपने लिखना है उसके ऊपर। वर्ड फाइल में एडिटेबल होती है तो मैं वर्ड फाइल ही आपको दे दूंगा, आपने उसको उसको लिखना है और लिख कर आपने फिर इसी ग्रुप में शेयर कर देना है। मैं डाउनलोड करके उसे मैं देख लूंगा कि आपने क्या लिखा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो हम ये डिस्कस करेंगे चीजें, आप इसकी बेस के ऊपर वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है और एट द एंड आपने जो है वो की पे जाना है। की एंड पे दी हुई है और की को देख के फिर आपने अपनी जो सॉल्व की होगा सारी वर्कशीट को, आपने उसका आपने खुद ही एनालिसिस कर लेना है कि मैंने क्या लिखा और क्या पॉसिबल जवाब हो सकता था और गैप कितना है। तो इस तरह से आप सीख सकेंगे। आपने की पे फौरन पहले यानी अटेम्प्ट में की पर नहीं जाना, आपने उस सवाल के साथ लड़ना है और उस सवाल को समझने की कोशिश करनी है और इसको बार बार पढ़ें जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो फिर आपने वो वर्कशीट को उसको सोल्यूशन उसके निकालने। तो आप चलते हैं जी। इस मेरा ख्याल है हमारा जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है वो आप तक पहुंच गया। तो सबसे पहले जो रिसर्च में मेथोडोलॉजी में जो वर्ड आता है रिसर्च का आता है। तो रिसर्च जो है वो पहले से मौजूद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, हम उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एंगल से दोबारा से देखते हैं, तो इसलिए सर्च नहीं होता, रिसर्च आती है। तो फिनोमिना ऑफ नेचर हमारे गिर्द है, इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, हमने उसको एक जब एंगल से देखना होता है तो रिसर्च कहलाती है। रिसर्च नाम ही एक खास एस्पेक्ट का है, एक एंगल का है, जो हम किसी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को जब एनालाइज करते हैं तो वो एंगल लगा कर देखते हैं, इसलिए वो रिसर्च हो जाती है। इंफॉर्मेशन वो पुरानी है जो सर्च कर ली गई है और उसका एंगल नया है, नए नए उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको देखा जा रहा है। तो रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। तो आप डिस्कवर करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन को और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को डेवलपिंग एक्सप्लेनेशंस, तो उनकी भी आप एक्सप्लेनेशंस निकालते हैं, जो नई एक्सप्लेनेशंस होती हैं अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में। दुनिया तो वही है ना जो शुरू से चल रही है, आ रही है। तो हम वहाँ डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन करते जा रहे हैं, डेवलपिंग एक्सप्लेनेशंस, और हर नया फिनोमिना उसकी हम नई तशरीहात करते जा रहे हैं। इट सीक्स टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट, सबसे पहले तो रिसर्च देखती है, बड़े बुनियादी सवाल को देखती है, ये चीजें होती क्या हैं, व्हाट थिंग्स आर, जो हमारे इर्द गिर्द है, रियलिटी जिसे आप कहते हैं, नॉलेज जिसे आप कहते हैं, व्हाट थिंग्स आर। और फिर दूसरा सवाल जो होता है हाउ दे वर्क और फंक्शन, ये जो नेचुरल फिनोमिना है हमारे गिर्द, ये फंक्शन कैसे करता है, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, जो हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, व्हाई दे बिहेव और अपीयर एज दे डू। और तीसरी बात फंक्शन के बाद कि क्यों वो उनका रवैया और उनका बिहेवियर इससा ऐसा है जैसा कि नजर आ रहा है हमें, विद व्हाट अदर फिनोमिना दे माइट बी कनेक्टेड, ये दूसरे फिनोमिना के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले कल के गुफ्तगू में मैंने आपसे कहा था कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपने जब आंख खोली तो आपने इस कायनात को जब देखा तो सवाल तो ज़हन में सबसे पहले ये आया होगा कि मैं कौन हूँ, फिर मेरा इस प्लेनेट से क्या ताल्लुक है जो मेरे इर्द गिर्द मुझे नजर आ रहा है, और ये लोग कौन हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये दुनिया कैसे चल रही है और ऐसे क्यों चल रही है, तो ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ से आई है। तो आप कनेक्ट हो गए इन तमाम सवालों के साथ अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से। तो रिसर्च उसी बेसिक जो हमारा एक सवाल है, सवाल जो हमारे जहन में आते हैं तो उसको कनेक्ट ही करती है, फंडामेंटल क्वेश्चंस को ही एड्रेस करती है।
फॉर एग्जाम्पल, अब आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट थिंग्स आर, हाउ दे वर्क और फंक्शन, व्हाई दे बिहेव और अपीयर एज दे डू, विद व्हाट अदर फिनोमिना दे माइट बी कनेक्टेड। तो इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि द फिनोमिना ऑफ रेन, बारिश का जो तस्वुर है, ये जो वर्ड फिनोमिना है इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो ग्रीक्स थे वो कहते थे कि जो ये दुनिया नजर आ रही है ये असल नहीं है। प्लेटो कहता था असल दुनिया वो है जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में है। जैसे हम भी कहते हैं कि ये दुनिया असल नहीं है, जो मजहबी तौर पे नैरेटिव है हमारा कि ये असल दुनिया नहीं है। असल दुनिया या असल जिंदगी वो जिंदगी तो जन्नत की जिंदगी होती है। तो मुझे कभी कभी ग्रीक्स, इस्लामी जो थॉट है, फिलोसॉफिकल थॉट, उसके नजदीक नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये उस असल दुनिया की रिफ्लेक्शन है। वो दुनिया जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की दुनिया है, जो असल दुनिया, रियल वर्ल्ड, तो ये दुनिया उसकी रिफ्लेक्शन है, वो नॉमिना है और ये रिफ्लेक्शन है, उसकी नकल है, उसकी इमिटेशन है। तो ये फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल और फिलोसॉफिकल इसकी इंटरप्रिटेशन के फिनोमिनन को आप समझें। फिनोमिना प्लूरल होता है, फिनोमिनन सिंगुलर होता है। तो बहरहाल जो रेन, बहुत सारे फिनोमिना जो हैं ऑफ नेचर, उसमें से रेन भी तो एक फिनोमिना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई इट रेन्स यू माइट कंसीडर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। तो अगर आप समझते हैं, आप समझना चाहें कि बारिश क्यों होती है, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशंस भी तो देख सकते हैं। अगर पुराने दौर में आप हों तो सुपर नेचुरल जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी कि समवन इज थ्रोइंग वाटर डाउन फ्रॉम द स्काईज। तो कोई है जो आसमानों से पानी गिरा रहा है। तो देयर विल बी सम गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये हो सकते हैं। तो ये सुपर नेचुरल एक्ट समझा जाएगा, जाता था। जो वो जो बिलीफ की स्ट्रेन आ रही है जिसका मैंने जिक्र किया, उस माइंडसेट के साथ। तो अगर आप साइंटिफिक पर्सन हैं तो आप कहेंगे अ नेचुरल प्रोसेस। तो वाटर इज इन द क्लाउड्स बिकम्स टू हैवी एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। पानी बहुत भारी हो जाता है जब क्लाउड्स में, तो वो जमीन पे गिरता है। तो ये इतना आसान नहीं है। पहले जुमले से दूसरे जुमले तक का सफर बहुत टाइम लगा है हमें यहाँ तक पहुंचते हुए। तो आगे चलते हैं जी। Historically, explanations like A, supernatural act means, were common among primitive societies. पुरानी सोसाइटीज में यही था कि कोई पानी है जो ऊपर ऊपर से फेंक रहे हैं, ये गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, और वो जब लड़ते हैं तो उनकी तलवारें टकराती हैं तो ये बिजली चमकती है। And are similar to the intuitive theories often proposed by young children to make sense of their world. ये जब बच्चे पूछते थे अपने उस वक्त के दौर में कि अब्बा जान ये क्या हो रहा है, ये बारिश कहाँ से आ रही है, तो वो उनको समझाने के लिए ये इंटरप्रिटेशन करते थे कि कोई ऊपर है वो पानी फेंक रहा है। तो वो पूछते होंगे आगे से कि वो कौन है जो ऊपर से पानी फेंक रहा है, तो वो कहते होंगे ये गॉड्स हैं। गॉड्स का वर्ड जब आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये सवाल नहीं है कि गॉड्स क्यों फेंक रहे हैं, वो गॉड्स होते कैसे हैं। तो फिर उन्हें कहा जाता है कि यहाँ से आगे आप नहीं सोच सकते। तो ये सुपर नेचुरल एक्ट के तौर पे जो प्रिमिटिव इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन नेचुरल प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं फिलोसफी ऑफ साइंस में। तो साइंस क्या है, फिलोसफी के वर्ड पे मैं बहस नहीं करता, मैं फिनोमिना पे भी कर गया हूँ तो भारी भरकम हो गई बहस। तो मैं सिर्फ साइंस पे करता हूँ। व्हाट इज साइंस? For much of human history, people explained events and natural phenomena by attributing them to supernatural powers. तो फिर बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जो ए वाला जुमला था उसको मजीद एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ मिल रही है ताकि हम इसको समझते हुए फिर साइंस को समझ सकें। तो कहा जाता था कि गॉड्स हैं ग्रीक फिलोसफी में या ग्रीक मिथोलॉजी में, गॉड ज़्यूस। तो ज़्यूस गॉड है जो जो ये सारी कायनात की नेचर को कंट्रोल करता है। आपने अगर इसकी डिबेट देखनी हो ना ज़्यूस की, गॉड्स की ग्रीक मिथोलॉजी में, तो एक मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो मूवी लाजमी देखिए। आज का स्टूडेंट जो है वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज हासिल करता है, तो इसलिए जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं मैं तो उसमें एजुकेशनल एस्पेक्ट ज़्यादा देखता हूँ, मुझे मिल जाता है। तो आप वो देखें, ट्रॉय, TROY, ट्रॉय। तो ये वो जंग थी ट्रॉय की जो
जिसमें 1000 बहरी जहाज़ों ने शिरकत की थी, 10 साल तक लड़ी गई थी। और वो उसकी जो खूबी या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो जंग एक औरत के लिए लड़ी गई थी, हेलन के लिए। तो ये वाहिद जंग है जो दुनिया में एक औरत के लिए बजाय लड़ी गई थी। तो उसमें फिर ये जो ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, इनकी बड़ी बात की जाती है। और वो गॉड्स हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी में आसमान से बारिश को फेंकते हैं। स्पिरिट्स, एक और तस्वुर ये होता था कि ये रूहें होती हैं। हमारे यहाँ इसे कहा जाता है आमलीन। आमलीन होते हैं जनाब, ये पीर साहब हैं, इन्होंने जिन काबू किए हुए उसके जरिए से वो इलाज करते हैं। तो इनके लिए वर्ड शमन्स यूज होता है, SHAMANS, शमन्स। ऐसे लोग जिनके पास स्पिरिट्स होती हैं और उन्हें कहा जाता था कि ये मेडिसिन मैन है, ये लोगों का इलाज करते हैं। पहले जो बीमारी भी होती थी ना, उनको कहते थे कि ये जो बीमारी है ये बैड स्पिरिट्स की वजह से है, जिन्नात की वजह से, तो इसका इलाज भी जिन्नात करेंगे। तो ये आयुर्वेदिक और ये तो बहुत बाद में जो यूनानियों ने तख्लीक किया कि उन्होंने कहा कि इंसान के जिस्म मशीनरी को सामने रखते हुए ये जो हुक्मा हिकमत कहते हैं ना कदीम, ये भी यूनानियों की है। तो उन्होंने कुछ बेहतर तरीके से इसको अगले दर्जे में लिया है, इसलिए यूनानियों को आज तक हम पढ़ते हैं। तो बीमारी स्पिरिट्स के साथ होती है, तो उसका इलाज फिर मेडिसिन मैन करते हैं जिनके पास ये स्पिरिट्स होती हैं। फिर एक और भी तस्वुर था इस के जो सितारों की चाल होती है, ये जो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, आजकल एस्ट्रोलॉजिस्ट बड़े इन हैं और वो आपको अगले पूरे हफ्ते का वो बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है। और ये भी बताते हैं कि इन खास तरीकों में जो लोग हैं उनके फलां फलां स्टार्स हैं, और उन्होंने उन स्टार्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर काफ़ी होमवर्क भी किया होता है। कई हजार लोगों के इंटरव्यूज करने के बाद वो उस डोमेन वाले स्टार के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होते। तो मैंने नोट किया कि यहाँ कुछ मुझे उनका जो साइंटिफिक नॉलेज को जब उन्होंने यूज़ किया तो वो साइकोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है इस इन स्टार्स के दरमियान रहने वाले लोगों का, जैसे ल्यू है, जैसे सेजिटेरियस है, जैसे जो आप पढ़ते रहते होंगे, तो उसके इन्फ्लुएंस की वो बात वहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ा न्यूट्रल तरीके से ऐसे बयान करते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो ये भी एक ट्रिक है जो किया जाता है, और हमें ग्रीक्स के यहाँ इस ट्रिक को भी समझने में मदद मिलती है जब उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है कि सितारे जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त उनकी जो चाल थी उसने आपको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। आजकल आपके हालात खराब हैं तो आपके सितारे जो हैं इस वक्त मनहूस चक्रों में हैं, तो जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आपकी इस प्लेनेट पे जिंदगी जो है आसमान पे घूमते हुए सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन होती थी चीज़ों, यहाँ की दुनिया को समझने के लिए, उसके साथ जोड़ के मसाइल को समझने, उनमें हल करने के लिए। फिर एक कंसेप्ट है फेट और डेस्टिनी, तो किस्मत जिसे कहते हैं, कर्मा कहते हैं जिसे। तो ये भी बड़ा मशहूर है कि किस्मत ही से सारा कुछ होता है, कोई भी चीज़ है बगैर वो किस्मत में लिखी गई है। तो लौहे महफूज है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, और इंसान के ने अगर अच्छा बनना है तो अच्छा बन जाता है, इंसान बुरा बनना है तो उसे बुरा बन जाना है। तो इसके ऊपर तो बहुत डिबेट हुई है हमारे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में, रिलीजियस थॉट में, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिज्म का जो फिलॉसफी है। तो ये सारे जो फिलोसफर्स हैं इन्होंने इस पर बात की है कि ये कितनी लिखी हुई तकदीर होती है हमारी, और कितनी जो है उसमें हम खुद मुख्तियार हैं। तो इस पर भी बहुत इंसान कई चीज़ों को अपनी किस्मत समझ के छोड़ देता है। तो मैंने पूछा, मैं एक जगह पे गया तो फोटकी थी, मैंने कहा कि उनकी वफात कैसे हुई। तो सारे लोग मुझे गुस्से से देखने लगे, कहते कि भाई ये किस्मत है, तकदीर है, मौत लिखी हुई थी। मैंने कहा कि बीमारी भी तो होगी भाई, जब तकदीर लिखी हुई है तो फिर क्या आप पूछ रहे हैं कि भाई वो किस वजह से फोत हुई। वजह क्या होती है, बस जिसकी आई है वो आ गई है। तो मतलब ये था कि मैं साइंटिफिकली ना पूछूं कि वो बीमार थे, कोई हार्ट का इशू था, कोई किडनी का प्रॉब्लम था। मैं तो इस एंगल से देख रहा था, मुझे अंदाजा हुआ कि लोग जो है वो किस तरह से सोचते हैं फेट और डेस्टिनी के बारे में। तो हम उनको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चल रहा है वही, आपको पता है, बिलीफ सिस्टम फ्रॉम मिथोलॉजी, ये आज तक आपके जहनों में है, चलता है, और जिन सवालों के जवाब नहीं होते वहाँ। तो आगे चलते हैं जी। ये तो कुछ चीज़ें थी
जो इस बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई थी, जो मिथोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन, गॉड, स्पिरिट, सिलेशियल इन्फ्लुएंस, फेट और डेस्टिनी, ये पूरा एक आपको चैनल नजर आता है जिससे हम इस दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि साइंस क्या चीज है। द फॉर्मल फिलोसफी ऑफ साइंस इमर्ज एज ए शिफ्ट अवे फ्रॉम दी सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। तो ये जो साइंस हमारे सामने आई है वो इन्हीं सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड, उनसे हट के एक शिफ्ट आया हमारी सोच में। इंसान की सोच भी आहिस्ता आहिस्ता बनी है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप हुए हैं। तो डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन की, और उसके बाद हमारी जो मजबूत थ्योरी है कि हम जिस तरह से यकदम पैदा हो गए, बना दिए गए जैसे हम हैं, तो इसकी एक बड़ी डिबेट है पिछले 2 सदियों की। तो बहरहाल हमारी जो सोच है, इंसान की सोच बड़ी मुश्किल से चेंज होती है, और उसको कई लाख साल भी लग सकते हैं, कई हजार साल भी लग सकते हैं। तो ये कई हजार सालों का हमारा शिफ्ट है जो आया। हम जब इधर से शिफ्ट हुए तो किधर गए हम? तो वो हम गए रैशनैलिटी की तरफ। नीचे लिखा हुआ है रैशनैलिटी। तो हमें अल्लाह ताला ने अकल भी दी है। इंसान अपने दिमाग से जो सोचता है, एक उसके जिंदगी का, उसकी शख्सियत का पहलू उसका दिमाग है, उसका माइंड, जिसमें रैशनैलिटी है, लॉजिक है, रीजन है। फिर दूसरा उसकी शख्सियत में डोमिनेंट पहलू है इमोशंस। वो इमोशंस के थ्रस्ट से भी तो सोचता है। और तीसरा उसके उसके जो पर्सनालिटी का हिस्सा है वो है उसका उसकी उसकी एपिटाइट, उसकी भूख। तो वो जो भूख के अंदाज से भी सोचता है। तो 3 किस्म की क्लासिफिकेशन की गई प्लेटो ने की, अपना ग्रीक फिलोसफर ने। उसने कहा कि सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होते हैं मजमूई तौर पे। एक वो जो सिर्फ पेट तक सोचते हैं और उनके लिए पेट की जो भूख है वो पूरी हो जाए, यही जिंदगी का उनका हासिल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दिल, वो जज्बाती होते हैं, पैशनेट होते हैं। तो वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो यानी दिल से सोचते हैं। तो वो सोल्जर्स क्लास बनती है, जो जिन्हें एपिटाइट से आगे कुछ करना चाहते हैं, वो बहादुरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम होते हैं जो अकल से सोचते हैं, फिलोसफर किंग। तो उसने 3 क्लासेस की बात की थी। तो जो लास्ट वाला फिलोसफर किंग है वो रैशनैलिटी की बात है कि हमारी सोसाइटी में कम लोग होते हैं जो रैशनल तरीके से सोचते हैं। पढ़े लिखे माशरों में भी लोग रैशनल नहीं होते। सबको पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग सिगरेट नहीं पीते। रात देर तक जागना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्या लोग नहीं जागते? सुबह जल्दी जागना सेहत के लिए अच्छा है, देर से जागना सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो क्या लोग देर से नहीं जागते? तो रैशनैलिटी के साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं है। तो ये बहुत कम ही लोग होते हैं। तो इसलिए साइंस भी बहुत महदूद जो है वो मगरिब में हल्कों तक रही है, और उन्होंने इसमें इनोवेशन की। बहरहाल जो साइंस का की बेस है, एक तो रैशनैलिटी है, इसमें हम हर चीज को लॉजिक और रीजन के साथ देखते हैं। हम मानते हैं कि कोई एविडेंस होगी तो मैं मानूंगा, तो उसे कहते हैं रैशनैलिटी। और दूसरी चीज जिसको हम मानते हैं, अगर रैशनैलिटी के साथ जोड़ के देखें, इंपीरिकल एविडेंस। इंपीरिकल एविडेंस में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस यूजिंग द 5 सेंसेस। जब हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं, इससे जो हमें इंफॉर्मेशन आती है वो उसे कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन। तो ये इंपीरिकल एविडेंस होती है। जिस चीज को हमारे सेंसेस कंसीडर नहीं करते, तो हम कहते हैं कि वो चीज, उसका वजूद ही नहीं है, वो रियलिटी है ही नहीं। जिसको रियलिटी वही है जिसको हम देख सकें, सूंघ सकें, महसूस कर सकें, चख सकें, तो ये, और सुन सकें। तो ये 5 सेंसेस के जरिए से हम जो डाटा लेते हैं, इंपीरिकल एविडेंस, तो वो इंपीरिकल एविडेंस होगी। तो हमने सोचना ही साइंस में रैशनैलिटी और एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पे सोचना है। अगर हम रैशनैलिटी से सोचेंगे तो हम हर बात को लॉजिक की नजर से देखेंगे। लॉजिक में होता है स्टेटमेंट। लॉजिक अगर मैं मजीद ब्रेकअप करूं तो इसके 2 हिस्से होते हैं लॉजिक के। एक उसका हिस्सा होता है स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट दे और उसके बाद एविडेंस, कंक्लूजन, उसका एक नतीजा निकालें, तो इसे लॉजिक कहते हैं। आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा मैं।
कि लॉजिक होती क्या है। तो रैशनैलिटी और एम्पिरिकल एविडेंस, अब इन दो लफ्जों को आपने याद रखना है। जो साइंटिफिक नॉलेज, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस डोमेन से फिर वो उसने तरक्की की। और हम शिफ्ट किया, हमने मिथ, रिलीजन, गॉड्स, स्पिरिट, सिलेशियल इन्फ्लुएंस, फेट, डेस्टिनी, हमने शिफ्ट किया। जब शिफ्ट किया तो हम रैशनैलिटी और एम्पिरिकल एविडेंस की तरफ है। रैशनैलिटी का मतलब यह है कि हम हर बात को लॉजिक और रीजन से कंसीडर करें। हम हर बात को एक एविडेंस, वो एविडेंस जिसको हम अपने 5 सेंसेस से वेरीफाई कर सकें, तो हम उसके साथ इसको कंसीडर करें। जब ये करेंगे तो हमारे नज़दीक जो कंक्लूजन होगा वो काबिल कबूल होगा। तो ये जो ट्रांजिशन थी, दिस ट्रांजिशन एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। ये अब आपके सामने ये वाली लाइन आ गई कि ये जो शिफ्ट आया, ये सारा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रैशनैलिटी, एम्पिरिकल एविडेंस, ये बेस बन गया मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का। और ये जो वर्ड मॉडर्न है, इसको समझना जरूरी है। ये वाला वर्ड मॉडर्न, देखें जी, हमने जब होश संभाला ना, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड्स आ गए। हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, हम रवायती लोग हैं, ट्रेडिशनल, हम कंजर्वेटिव हैं, हम हमारे यहाँ मॉडर्निटी यकदम आई है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। मॉडर्निटी है क्या? मॉडर्न, अगर यूरोप की हिस्ट्री में जाएं तो जो आप में से लोग जानते हैं, यूरोप की जो सोच है, 1000 साल उसका एवोल्यूशन हुआ है, तकरीबन 1000 साल लगा उनको। और वो एक मजहबी सोच से निकले। तो उस जो मजहबी सोच थी वो तकरीबन 1300 साल पर वो कहते हैं हम मुहित थी, उसको वो मिडल एजेस कहते हैं। तो मिडल एजेस में मजहबी सोच, गॉड डोमिनेंट सोसाइटी थी उनकी। तो गॉड के नाम पर चर्च डोमिनेंट सोसाइटी थी। चर्च के नाम पर पादरी जो थे, उन्होंने लोगों की जिंदगियों को आसमानों से जोड़कर किया। और फिर लोगों को इस चीज का एहसास जब हुआ तो उन्होंने चर्च साल लगे उनको। तो उस एज को वो कहते हैं जो डार्क एज, मिडीवियल एंड मिडल एजेस। तो मिडल एज को जब उन्होंने डिनाई किया, तो जो ट्रेंड वहां आया, उस ट्रेंड को कहते हैं रेनेसांस, निशत सानिया का ट्रेंड। यानी गॉड डोमिनेंट सोसाइटी चेंज इनटू इंडिविजुअल डोमिनेंट सोसाइटी, कि फर्द की अहमियत का एहसास हुआ कि फर्द भी तो अहम है। उसको आप आसमानों के नाम लेकर उसकी जिंदगी को क्यों एक्सप्लॉइट करते हो? तो चर्च के खिलाफ ये तहरीक थी। फर्द ने अपनी इंपॉर्टेंस को महसूस किया यूरोप में, और इंडिविजुअलिज्म की तहरीक आई कि फर्द के गिर्द सारी सोसाइटी है, फर्द के गिर्द सारी स्टेट है, फर्द के लिए ही सारी स्टेट को का रुख फर्द की तरफ होना चाहिए। तो रेनेसांस में जब फर्द ने अपने आप को असर्ट किया, तो वो साइंटिफिक नॉलेज की तरफ आया। फिर वो इन बिलीफ सिस्टम, इन मजहबी रुझानात, इन गॉड्स और फेट और ये जो स्पिरिट्स और सिलिशियल इंटरप्रिटेशन, इससे वो दूर होता चला गया। और उसने रैशनैलिटी को लिया और एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर उसने अपनी जिंदगी को जब मुनज़्ज़म करना शुरू किया, तो रेनेसांस ने फिर वहाँ मजहब को एक तरफ कर दिया। तो जब मजहब को एक तरफ किया, तो मजहबी लोगों ने असर्ट किया, और उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट में उन्होंने भी तहरीक चलाई। उस तहरीक को कहा जाता है रेफॉर्मेशन। और रेफॉर्मेशन भी प्योरिटनिज्म की, लेकिन रेफॉर्मेशन भी काफी हद उनका कहना यह था कि आप मजहबी सोच और नैरेटिव को जो है वो बुरा नहीं कह सकते, आप उसके लेके चलने वालों को बुरा कह सकते हैं। चर्च करप्ट हो सकता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी करप्ट नहीं हो सकती। तो ये रेफॉर्मेशन की मूवमेंट थी जो रेनेसांस के बाद आई। लेकिन लोग रैशनल हो चुके थे। और फिर फ्रांस का इनकलाब 1789 में जब आया, तो उसका मतलब यही था, द राइज ऑफ रीजन, कि सोसाइटी अब रीजन की बुनियाद पे चलेगी। सोसाइटी फेट, सेलिशियल बॉडीज और ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस और इसकी बुनियाद पे नहीं चलेगी। तो इस द राइज ऑफ रीजन को कहा गया एनलाइटनमेंट, कि सोसाइटी में अब रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी हर डोमेन में। तो जब वो रैशनैलिटी में गए, तो प्रॉब्लम होता है, सिर्फ अकल से तो जिंदगी नहीं गुजरती। तो फिर रैशनैलिटी के साथ इमोशंस को भी जोड़ा गया, कि इंसान एक इमोशनल बीइंग भी है। तो अब जो भी आप
रिसर्च करें तो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट को नज़रअंदाज ना करें, फीलिंग्स को नज़रअंदाज ना करें। और फिर इसको मॉडर्न एज कहा गया, जब रैशनैलिटी, रीजन और इमोशंस के साथ जोड़ के इंसान की सोच को जब देखा गया तो मॉडर्न एज कहलाई। तो अब वो प्रोसेस जो मॉडर्न एज का है उसमें साइंटिफिक इनोवेशन ज्यादा हुई, साइंटिफिक मेथड को ज्यादा यूज किया गया, और आप देखते हैं कि जितनी भी इनोवेशन आ रही हैं वो वेस्ट से आ रही हैं। ये जो नॉलेज आपके पास आज है इसे यूरोसेंट्रिक नॉलेज कहते हैं, यूरोप की तरफ से आपके पास ये सारी चीजें आ रही हैं। और इस मॉडर्न एज के बाद वो अब पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स में है, यानी वो समझते हैं कि इंसान के अंदर एक सोल भी है, और उसको उस सोल की वजह से वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आज जो गजा के लोगों के हक में वहाँ एक मुजाहरे हो रहे हैं, वो मुजाहरे कैसे हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि वो पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स में सोसाइटी जा रही है। वो कहते हैं कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, और हमें ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना चाहिए। और जो फ़लस्तीन को जो इस वक्त एक्सेप्ट किया जा रहा है तो इसके पीछे यही पब्लिक ओपिनियन है। तो अगर हम वहाँ के, अब ये सारे ट्रेंड्स मिल के एक मुकम्मल पैकेज हमारी तरफ जब आया, और हम हमारी जो सोसाइटी थी वो तो वो उसी फेज में थी, अब भी उसी फेज में तकरीबन। वो जो मिथ, बिलीफ सिस्टम, चीज़ों को सोचने के लिए, और ये जो गॉड, स्पिरिट, सिलेशियल इन्फ्लुएंस, तो हम उधर ही खड़े हैं। तो ये सारे ट्रेंड्स हमारी तरफ जब आए तो हम अभी इन फिक्स, हम उलझन में हैं कि क्या करें, और हम ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलीमा कि किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, मॉडर्न कैसे हों, अपने ट्रेडिशन को कैसे लेके चलें। तो बहरहाल वेस्ट ने अपनी ट्रेडिशंस को भी कुछ प्रिजर्व किया और वो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज की तरफ गए। तो ये मॉडर्निटी की कुछ एक हिस्टोरिकल, मैंने आपको इसका एवोल्यूशन थोड़ा सा बताया ताकि आप वर्ड से खेलने लग जाएं। तो ये आप छोटी सी असाइनमेंट जरूर बना लीजिए, साइंटिफिक द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग इन द वेस्ट। तो उसमें ये सारी फेजेस आप एक दफा जरूर देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि हम आज कहाँ खड़े हैं, आपका एक ब्रॉडर व्यू डेवलप होना शुरू हो जाए। मैं चाहता तो मैं आपको बहुत नैरो चीजें बताता हुआ चला जाता, लेकिन मुझे पता है कि इंसानी जहन जो है जब तक उसको एक ब्रॉडर व्यू ना दिया जाए, इलास्टिसिटी ना दी जाए, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। और आजकल की जो जनरेशन है बड़ी जहीन है। मैं जो स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, तो मुझे इनमें सहानत कूट कूट के भरी है, लेकिन यह है कि इनको बताने वाला कोई हो ठीक तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में, फनी वे में इवन, तो फिर ये बात सुनते हैं बच्चे। तो बहरहाल मैं अब आगे पहुंच रहा हूँ, आगे बस आपको ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेता। तो ये मैंने आप लोगों के लिए इस बैकग्राउंड के साथ एक वर्कशीट बनाई है। इस वर्कशीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इसमें ट्रू और फॉल्स हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है, और नीचे ये की भी दी है मैंने। आपने इस की को नहीं देखना, आपने पहले सारे को सॉल्व करना है, तो फिर इस की को देखना है। और आज के लिए इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। ओवर टू यू शफकत रसूल, कोई क्वेश्चन लेना चाहें तो ले लें। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, अगर किसी का सवाल है तो कर लें, हम कल से 7 बजे स्टार्ट करें क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमने सोचा है कि हम कल से 7 बजे स्टार्ट करें। अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले, वरना हम स्टार्ट करते हैं, हम एंड करते हैं इस मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो है टाइम ठीक है 7 बजे का, जी सर। फाइन जी। एनी सर एक्सप्लेनेशन, एनी फर्दर क्वेश्चन जी? सर अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं, ये 7 बजे का टाइम कम से कम हमें सूट नहीं करेगा, क्योंकि कराची में ऑफिस से हम निकलते ही 6 बजे हैं, घर पहुंचते पहुंचते हमें 7:45 तो बज जाते हैं। आई कैन नॉट अटेंड एट 7 o'clock। और दूसरा ये कि जो आपने ये अभी तक गुजारिशात पेश की माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। इसका अगर ये जो आपकी वर्डिंग है जो लिखी हुई है, ये भी अगर मिल जाया करे तो जरा इसको रिपीट करके पढ़ने में आसानी रहेगी। अच्छा, थैंक यू। इनको ना हम सेटिंग चेंज कर देते हैं सर, उसमें शेयर कर लेंगे, डोंट वरी। ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें सर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है आगा मंजूर साहब कि आप जॉब भी कर रहे हैं और आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी सीख रहे हैं। दैट्स नाइस। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो लर्निंग और अर्निंग दोनों करते रहते हैं।
और मैं वो कामयाब लोग हैं। ये जो अब मॉडल है ना पढ़ने